नमस्कार दोस्तों इससे पहले जो लेक्चर बनाया था मनोविज्ञान के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि हम 3 लेक्चर बना चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 जो मनोविज्ञान के संबंध में थे, और जो पार्ट 3 था वो शिक्षा में मनोविज्ञान से संबंधित था। आज हम इस वाले लेक्चर में जो नोट्स हैं, हमारे महत्वपूर्ण नोट्स मनोविज्ञान से संबंधित हैं, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति भी, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसकी नेचर कैसी है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं और जो शिक्षण विधियां हैं, महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां, महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र एंड महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, जहां से हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो एक बार फिर से आपका इंग्लिश ट्यूटोरियल्स डीएस पाठशाला यूट्यूब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारा एक प्रयास है आपकी सफलता के लिए। जो भी दोस्त इन नोट्स का सहारा लेंगे अपनी तैयारी में, हो सकता है वो सफल हों, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलो शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का है, पार्ट 2 है, लेकिन मनोविज्ञान से रिलेटेड चौथा पार्ट है, जिसमें हम 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा इस टॉपिक का रहेगा वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो प्रकृति है वो कैसी है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक इसका नेचर होता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न कैसे आते हैं, हम जब एक बार ये सब डिस्कस कर लेंगे, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली जो यूनिट है, जब इसको कंप्लीट करेंगे तो इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक मनोविज्ञान है। ऐसे 3 कथन सत्य जो होंगे वो अपने ऑप्शन में होंगे और एक असत्य कथन होगा, या फिर हो सकता है कि 3 असत्य कथन हो और एक सत्य कथन होता है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता लर्नर के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का, वह है किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैज्ञानिक जो पद्धति क्यों स्वीकार की जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि इसका भी निरीक्षण किया जाता है, अर्थात इसमें व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अतः मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। किसके व्यवहार का? मनुष्य के व्यवहार का, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, ये सेकंड ग्रेड जो 2018 की भर्ती हुई थी उसमें ये प्रश्न आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। दोस्तों वहाँ पर जो हिंदी के ऑप्शन होते हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के शब्द आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के ऑप्शन होते हैं वहाँ एक वर्ड आपको मिलेगा, अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस अर्थात एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है जो कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान
करता है। ध्यान देना दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का, अर्थात जो मनुष्य है जो शिक्षा ग्रहण करता है तो उस समय जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उनका वैज्ञानिक तरीके से समाधान करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक एवं नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों, कई सारे जो टीचर्स होते हैं या कई सारी गाइड होती है वहाँ आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक विधायक विज्ञान है, यह नियामक विज्ञान नहीं है, जबकि यह एक विधायक और नियामक अर्थात कॉन्स्टिटेटिव एंड रेगुलेटिव दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर, जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। आप सभी को पता है शिक्षा मनोविज्ञान में हम तथ्यों की भी बात करते हैं, वहीं हम शिक्षा मनोविज्ञान में मूल्यांकन अर्थात अधिगमकर्ता के व्यवहार का जो मूल्यांकन की ये बालक सीख पाया है या नहीं इसका मूल्यांकन भी करते हैं। जबकि कई जगह आपको इसको पढ़ाया जाएगा कि विधायक विज्ञान का मतलब सकारात्मक विज्ञान होता है और नियामक विज्ञान का मतलब नकारात्मक विज्ञान होता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है जिसमें तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि नियामक विज्ञान है जिसमें मूल्यांकन पर आधारित अध्ययन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं, अगला हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, 7वां जो हमारा पॉइंट है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। ध्यान देना दोस्तों, शिक्षा एक संक्षिप्त विषय है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान एक विश्लेषित एक बड़ा विषय माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है अर्थात मटेरियल अर्थात पदार्थवाचक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान हमें सिखाता है शिक्षा कब प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए और शिक्षा कहाँ अर्थात किस वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए। इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान करता है। कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों का जवाब हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ध्यान रखना दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो नकारात्मक नहीं हो सकते, उनको सभी जगह एक्सेप्ट किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का जब हम एक शिक्षक अध्ययन करता है और जब शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान यदि एक शिक्षक के पास होता है तो वह जो अधिगम करता होता है विद्यार्थी होता है उसको अच्छी प्रकार से ज्ञान प्रदान करता है। यदि कम नॉलेज वाला बालक होता है, मंद बुद्धि बालक होता है तो वह उससे उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है। यदि कोई हाई आईक्यू वाला बालक है तो उसको उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है और उसको जिस प्रकार से बालक की सीखने की गति होती है उसी के माध्यम से शिक्षक उसके व्यवहार को देखते हुए उसके भविष्य के बारे में बता सकता है। कि कई बार आपने देखा हो तो एक लाइन कही जाती है, पूत के लखन पालने में दिख जाते हैं, अर्थात जो बालक होता है जिस प्रकार का व्यवहार करता है उस व्यवहार से हम बालक के भविष्य की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं दोस्तों तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संबंध में स्किनर ने लिखा है। स्किनर वही आपके बीएफ स्किनर जिनके बारे में डिटेल से हम जब अधिगम का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। स्किनर ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने, सीखने की जो प्रक्रिया है ना उसको अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है।
कहने का मतलब ये है कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसको भली भांति समझे और उसमें जो अधिगम करता है और जो शिक्षक है उन दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनता है और उस प्रक्रिया को पूर्ण निपुणता के साथ में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात अधिगम करता अच्छी प्रकार से अधिगम करता है, वहीं शिक्षक अपनी अच्छी क्रियाविधि के माध्यम से बालक को शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो पहला क्षेत्र आता है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके संबंध में। वंशानुक्रम में जो माता पिता हैं तथा जो हमारे दादा परदादा हैं उनसे संबंधित जो गुण होते हैं उनके आधार पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो वंशानुक्रम के संबंध में भी आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो क्षेत्र है अधिगम के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। बुद्धि के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आता है, या यूँ कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो 7वां क्षेत्र है वो है मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। 8वां जो क्षेत्र आता है वो है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। 9वां जो क्षेत्र आता है वो है निर्देशन एवं परामर्श, डायरेक्शन एंड काउंसलिंग। 10वां क्षेत्र आता है वो है शिक्षण विधियों के बारे में हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे भी डिटेल से। उसके बाद विद्यालय एवं उसका वातावरण, इसके बारे में भी आगे चल करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण, अब पाठ्यक्रम निर्माण जो होता है बालक की रुचि, अभिरुचि, बालक की आवश्यकता, उसकी आयु, उसकी बुद्धि और उसकी क्षमता के अनुसार होता है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे चल करके पढ़ेंगे। अनुसंधान, सांख्यिकी, समायोजन का टॉपिक जो है इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो 3 ऑप्शन होंगे सही, 1 ऑप्शन होगा नहीं। जबकि प्रश्न पूछा गया उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो 1 होगा और 3 नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों को इनको रट लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए। उसके बाद में जो शिक्षण सूत्र हैं, महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्रों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो शिक्षण सूत्र आता है टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियां कहें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसे इंग्लिश में नोन टू अननोन कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है कब प्रयोग में किया जाता है, तो जब हम जो सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, माइक्रो टीचिंग जब हम करते हैं, तो उसमें जब प्रस्तावना प्रश्न तैयार करते हैं तो उन प्रस्तावना प्रश्नों में हम इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रश्न बन जाए, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, तो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म है, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विषय वस्तु जो हमारी पढ़ाने की होती है, उस समय जब हम विद्यार्थी को कुछ पढ़ा रहे होते हैं, सबसे पहले उसके सामने टॉपिक रखेंगे, फिर धीरे धीरे जटिल टॉपिक की तरफ बढ़ते जाएंगे। तीसरा जो शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब बच्चों को पढ़ाओ तो हमेशा ऐसा टॉपिक सबसे पहले पढ़ाना चाहिए जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, उसके बाद हम सामान्य चीजें उनको पढ़ाएं। विद्यार्थियों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर, सबसे पहले पूरे टॉपिक होते हैं उनको बता दीजिए कि ये टॉपिक ये हम पढ़ेंगे, फिर उसमें से एक एक टॉपिक करते हुए हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस शिक्षण सूत्र का जो देन है वो गेस्टाल्टवादी, वर्दिमर, कोफका, कोहलर, इनके नाम आपने सुने होंगे। आगे चल करके जब हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पढ़ेंगे अधिगम में, इनसाइड थ्योरी जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 5वें नंबर का जो शिक्षण सूत्र है वो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर,
एनालिसिस टू सिंथेसिस, सबसे पहले बच्चों को विश्लेषण करना, विस्तार से किसी चीज को लिखना सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तत्पश्चात उन बालकों को, विद्यार्थियों को संश्लेषण अर्थात संक्षिप्त सार गर्भित रूप में उनको बताना चाहिए। इसके बाद इन 5 शिक्षण सूत्रों के बाद जो अहम शिक्षण सूत्र आता है वो है 6 नंबर का, आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ध्यान देना दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। व्याकरण पढ़ाने या व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन से निगमन की ओर को माना जाता है, निगमन से आगमन की ओर नहीं। इसके बारे में भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे। अगला जो शिक्षण सूत्र है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर उसके बाद अनुभव से विवेक की ओर। 9वां जो शिक्षण सूत्र है वो मूर्त से अमूर्त की ओर। यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। श्रव्य दृश्य सामग्री का जो तैयार करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जो बालकों के लिए तैयार की जाती है या उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसमें इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तत्पश्चात जो 10वें नंबर का मनोविज्ञान से तर्क की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, इस वाले जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग भी किया जाता है। अब इनमें प्रश्न कैसे आता है कि निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र कौन सा है। तो जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, निगमन से आगमन की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, विवेक से अनुभव की ओर, कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस प्रकार से या निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है, तो 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे। और कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र एवं शिक्षण सूत्रों के बारे में जो आपको ज्ञान दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, ये आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो इन्हें एक नोटबुक के रूप में, नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों ये वो नोट्स हैं जिन नोट्स की मदद से मुझे भी सफलता मिली है। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।